गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आपके प्री बोर्ड एग्जाम चले हुए हैं और उसके जस्ट बाद आपके फाइनल एग्जाम होने हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस पेपर, जिनको हम अभी सॉल्व करवाएंगे इस सीरीज में। और जो आपके लिए अभी जो आपका 5 तारीख को मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड एग्जाम होना है और उसके बाद जो आपका फाइनल जो पेपर है मैथमेटिक्स का, उसके अंदर काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो आइए इसी सीरीज में हम शुरुआत करते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर के साथ। ये जो आप क्वेश्चन पेपर डिस्कस करोगे 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए के साथ। सेक्शन ए के अंदर क्या है, आपके पास 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपने प्लस 2 क्लास के अंदर आप देखोगे कि कुछ आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने में लगेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन सोल्व करने में आपको थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिखाई देंगे आपको सेक्शन ए के अंदर। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक फंक्शन आपको दे रखा है n से n, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, fn। फंक्शन का काम क्या है, 2n प्लस 3 के ऊपर लेकर जाऊंगा। फंक्शन का काम ये है कि n को कहां पे मैप करेगा, 2n प्लस 3। तो आपने ये चेक करना है फंक्शन सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव या नन ऑफ दीज। अब सर्जेक्टिव इंजेक्टिव के एक दूसरा नाम भी था आपके पास, आपने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये, 1 1 on 2 नाम भी सुना होगा आपने। तो 1 1 on 2 की फॉर्म में भी आपको मिल सकता क्वेश्चन, या सर्जेक्टिव इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का दूसरा नाम है आपके पास 1 1, और सर्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या है आपके पास, on 2। तो सर्जेक्टिव इंजेक्टिव की जगह आप 1 1 on 2 भी देख सको। तो जब भी आपने फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 1 on 2 वाला, तो जब भी आपने किसी फंक्शन को 1 1 on 2 चेक करना है, तो सबसे पहले आप क्या कोशिश करोगे, फंक्शन का एरो डायग्राम बना दो। एरो डायग्राम के थ्रू आप 1 1 on 2 चेक करोगे कोई भी क्वेश्चन है। तो जैसे आपके पास कहां से कहां है, नेचुरल से नेचुरल के ऊपर है, तो बनाओ एरो डायग्राम, बिल्कुल सिंपल सा। आपने क्या करना है, एरो डायग्राम बनाना है नेचुरल से नेचुरल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। अब देखो फंक्शन का काम क्या है, n की जगह 1 पुट करो, 1। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 into 1, 2 plus 3। तो 1 को किसके ऊपर मैप करेगा ये, तो फंक्शन में आप n की जगह 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 plus 3 5। तो फंक्शन का काम क्या है, 1 को किसके ऊपर लेकर जाओगा, 5 के ऊपर। 1 को किसके ऊपर मैप करेगा, 5 के ऊपर। ऐसे ही 2 पुट करो, फंक्शन में जैसे ही 2 पुट करोगे, 2 into 2 4, 4 plus 3 7। 2 को किस पे मैप करेगा, 2 को मैप करेगा ये 7 के ऊपर। 3 पुट करो, 3 into 2 6 plus 3 9। 3 को किसके ऊपर मैप करेगा, 9 के ऊपर। ऐसे ही 4 पुट करो, 4 into 2 8 plus 3 11। ऐसे आपको ये एरो डायग्राम दिख जाएगा, ठीक है। अब यहां से चेक करोगे आप 1 1 on 2। तो 1 1 on 2 कैसे चेक करोगे, इनको बोलोगे आप एलिमेंट, इनको बोलोगे आप इमेज। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, देखो 1 की इमेज है 5, 2 की इमेज है 7, 3 की इमेज है 9, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो फंक्शन क्या मिलेगा आपका, 1 1 या इंजेक्टिव, ठीक है। ऑन टू कैसे चेक करोगे, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। ऑन टू का मतलब है जो कोडोमेन का सेट है, ये बाद वाला जो सेट है आपके पास, यहाँ पे एक भी एलिमेंट फ्री नहीं बचना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर इस सेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं आपके पास डोमेन के एलिमेंट के साथ, तो फंक्शन आपका ऑन टू होगा। अगर एक भी एलिमेंट फ्री मिल गया आपको, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है या सर्जेक्टिव नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट है, देखो 1 है, 1 की आपके पास फ्री इमेज नहीं है, ना ही 2 की फ्री इमेज, ना ही 3 की, ना ही 4 की, तो काफी सारे हैं। तो अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे ऐसे मिल गया जो कि आपका डोमेन के साथ रिलेटेड नहीं है, तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। तो यहाँ तो काफी सारे हैं, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस का मतलब 1 1 है, और 1 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास है, इंजेक्टिव, बी आंसर आ जाएगा।
और वो फंक्शन जो 1 1 भी है ऑन टू भी है उसको क्या बोलोगे आप, बाइजेक्टिव। अगर दोनों है सरजेक्टिव और इंजेक्टिव अगर दोनों है तो उसको क्या बोलोगे आप, बाइजेक्टिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इंजेक्टिव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1 1 ऑन टू का, फाइनल एग्जाम में जरूर दिखाई देगा, या तो ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में या फिर 2 या 3 नंबर में भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 1 1 ऑन टू का। तो आपने कोशिश करनी है एरो डायग्राम से चेक करने की 1 1 ऑन टू, कर लोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट डोमेन साइन इनवर्स एक्स की, तो आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो साइन इनवर्स एक्स उसकी डोमेन क्या है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है आपके पास -1 से 1। तो यहाँ पे जो 2x है, 2x डोमेन, डोमेन का मतलब है जो साइन इनवर्स फंक्शन है वो किस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, -1 से 1। तो साइन इनवर्स किसके ऊपर अप्लाइड मिलेगा, -1 से 1। तो -1 से 1 तक आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो x के लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो। 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। इन इक्वेशन के ऊपर पॉजिटिव नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, सभी को 2 से डिवाइड कर दो। x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 से 1/2। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, सी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्रीज 2 और 0 आर। आपके पास क्या है, 3x3 ऑर्डर की ऐसी टोटल कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जिसके अंदर एंट्रीज मतलब एलिमेंट या तो 2 है या फिर 0 है। यानी कि आप ऐसे देखो 3x3 ऑर्डर की आपने मैट्रिक्स देखी है, तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे दिखाओगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 ऐसी मैट्रिक्स दिखाई देगी। अपना जनरल मैट्रिक्स लिख दी, ऑर्डर कितना है 3x3। अब एलिमेंट्स इसके पास कितनी चॉइस है, या तो आप लिखोगे 2 यहाँ पे या लिखोगे 0। इस एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 2। या तो यहाँ पे 2 लिखोगे या यहाँ पे 0। इसके पास कितनी चॉइस है, एंट्रीज की 2 चॉइस है, इसके पास भी 2 0, इसके पास भी 2, 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 इसके पास भी 2 और इसके पास भी कितनी पॉसिबिलिटीज है, एंट्रीज की 2 हैं, या तो 2 या फिर 0। तो टोटल आउटकम्स ये आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी देखा है, प्रोबेबिलिटी में भी देखा है। जब भी आप टोटल आउटकम्स की बात करोगे तो सभी चॉइसेस की क्या करनी है आपने, प्रोडक्ट 2 2 2 2 2 2 कितनी बार प्रोडक्ट करोगे, कितनी एंट्रीज हैं, 9। तो आपके पास 2⁻⁹ या 2 की 9 टाइम प्रोडक्ट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 512, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास पॉसिबल मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, तो हर एक एलिमेंट के पास जो जो चॉइस है वो लिख दो। इसके पास भी 2 चॉइस, हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, तो सभी चॉइसेस का क्या करना है आपने, प्रोडक्ट। या तो आप ऐसे देख लो, या अगर सिंपल आपने फॉर्मूला याद रखना है तो सिंपल फॉर्मूला भी याद रख सको, नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज रेज टू की पावर ऑर्डर, रेज टू की पावर ऑर्डर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्री कितने आपके पास, या तो 2 या फिर 0। तो 2 एंट्री है आपके पास, या तो आप 2 लिखोगे या 0, और ऑर्डर की जगह आप लिख दो m इंटू n, m इंटू n, m है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो अब यहां पे आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी थी 2, m नंबर ऑफ रो कितने 3 इंटू 3 9, 2⁻⁹ 2⁻⁹ जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 512, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स लिख के ना चॉइसेस लिख दो, या फिर फॉर्मूला याद करना तो फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ एंट्रीज रेज टू की पावर नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम m इंटू n, ठीक है। यहाँ पे अगर बाय द वे 2 और 0 के बजाय अगर वो लिख देगा आपके पास 2 1 0, तो एंट्रीज के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 है, 3 चॉइसेस है। तो इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, हर एक एलिमेंट के पास 3 3 चॉइस है। तो सभी चॉइसेस की आपने क्या करनी है, प्रोडक्ट। तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा 3⁻12। तो जितनी भी चॉइस है, जितनी भी चॉइस दे रखी है एंट्री के पास, उसकी पावर नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम m इंटू n आपने करना है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखे हैं तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चे इसमें गलती पता है क्या कर रहा है, क्योंकि पहले आप पढ़ोगे मैट्रिक्स, बाद में आप क्या पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट, और बच्चे कंफ्यूज हो जाए पता नहीं कैसे,
वो क्या करेंगे, दो, हालांकि दो डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखे हैं, वो मैट्रिक्स के कंसेप्ट लगा दें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो क्या करने लग जाएंगे, कंपेयर करने लग जाएंगे। भाई इस एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर करके ना एक्स की वैल्यू 6 लिख देंगे, पहला ही ऑप्शन आपको 6 देगा, क्योंकि वो आपको आपके कंसेप्ट चेक करना चाह रहा है कि आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के अंदर जो डिफरेंस है उसका पता है या नहीं पता। ये आपके पास मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। दो डिटर्मिनेंट इक्वल है, तो अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल है तो आपने सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे, फिर इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे और बाद में आंसर देना है। डिटर्मिनेंट कितने का है, 2 क्रॉस 2 का, तो आपने सोल्व करना है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना पहले ये डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे, फिर ये सोल्व करोगे, फिर वहां से एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है। एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करना। एलिमेंट्स को कब कंपेयर करोगे, एक्स को 6 के साथ। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, मैट्रिक्स इक्वल है तब तो एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे। डिटर्मिनेंट इक्वल है तो दोनों डिटर्मिनेंट को सोल्व करके ना आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। तो बस ये डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू, इसको भी सोल्व कर दो, कितना आ गया 36 माइनस 36 यानी कि 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36 यानी कि 6 का स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 का स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस साइन आपने यूज करना है। जैसे ही स्क्वायर रूट अप्लाई करो, जब भी कभी स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो प्लस माइनस साइन आपने यूज करना है हमेशा। एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 6, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब एक्स की जगह 6 पुट करोगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, माइनस 6 पुट करोगे तब भी स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो जब भी कभी स्क्वायर रूट ले प्लस माइनस साइन यूज करना है। तो जैसे ही आप इसके दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे, प्लस माइनस साइन यूज करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास है बी। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ए कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3/3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपके पास प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू की पावर n-1, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जब भी आप डिटर्मिनेंट की बात करोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करोगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या मिलेंगे, सेम। तो n क्या है, या तो नंबर ऑफ रो बोल दो या नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि हैं दोनों इक्वल। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3x3, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मूला ध्यान रखना आपने, कभी ए का डिटर्मिनेंट देखा ना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछ लेगा यहाँ पे, कभी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट देखा ना, ए का डिटर्मिनेंट भी पूछता है, तो ये रिलेशन ध्यान रखना आपने। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू की पावर n-1, n नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, 3-1 कितना आ जाएगा 2। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वो इसने यूज किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के बीच का रिलेशन यूज करके। डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे, चेन रूल यूज करोगे। पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का साइन, साइन का डेरिवेटिव की जगह cos x, फिर चेन रूल इनटू log x का 1/x। रफ में जाओ तो कर्स को फंक्शन मान लिया आपने, ये साइन ऑफ log x, तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का साइन का डेरिवेटिव होगा cos, एंगल को मेंटेन करोगे, पहले बाहर वाले फंक्शन का, इसका काम खत्म हो गया। अब अंदर चलो, ठीक है, चेन रूल यही पढ़ा था आपने, पहले पावर का फिर फंक्शन फिर एंगल, पावर तो है नहीं इसमें, पहले फंक्शन का साइन का cos, फिर एंगल log x का 1/x, तो cos log x/x यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू cos x। अब देखो, अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वहां पे आपने या तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, या थीटा के रिस्पेक्ट में, या t के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू cos x। जब भी कभी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या करोगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करके ना डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, आप एक काम करो, इसका नाम रख लो u किसके इक्वल मान लोगे आप, साइन x, और v किसके इक्वल मान लोगे, cos x। तो जब भी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो एक फंक्शन को u मान लियो, एक को v, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएंगे आपके पास। अब
u का अलग से डेरिवेटिव करोगे, v का अलग से, पैरामीट्रिक वाला कंसेप्ट यूज करोगे, u का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, sin का डेरिवेटिव की जगह cos x, ऐसे ही v का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, cos x का डेरिवेटिव की जगह माइनस sin x। ठीक है, u का x के रिस्पेक्ट में हो गया, v का x के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपने तो u का डेरिवेटिव यानी कि sin x का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में यानी कि cos x के रिस्पेक्ट में करना है। तो फाइंड आउट क्या करना था आपने, फाइंड आउट करना है u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, u यानी कि sin x का डेरिवेटिव v यानी कि cos x के रिस्पेक्ट में। तो फाइंड आउट क्या करना है, du by dx, तो ये किसके इक्वल हो जगह du by dv, du को का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करो, v का डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, तो du by dx की वैल्यू यूज कर लियो, कितनी आ गई आपके पास, ये cos x, dv by dx की माइनस sin x, cos by sin की जगह माइनस cot x, ये हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या करोगे, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो एक फंक्शन को u मानोगे, एक को v, पैरामीट्रिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट यूज करोगे, u का अलग से डेरिवेटिव करो, v का अलग से करो, फिर आपने du by dv फाइंड आउट करना है, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, तो du by dx को डिवाइड करोगे dv by dx से, पैरामीट्रिक का कंसेप्ट यूज करके आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, कर लोगे। थोड़ा सा नया क्वेश्चन था आपके पास, पैरामीट्रिक को थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में यूज किया है आपने यहाँ, कर लोगे। तो ये था आपके पास 7th क्वेश्चन। उसके बाद इंटीग्रल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये आपके पास इंटीग्रल की काफी फेमस फॉर्म है कि अगर कभी भी ऐसा इंटीग्रल है कि फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स है, साथ में फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, ये आपके पास काफी फेमस फॉर्म है इंटीग्रल की, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स है, फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, ये प्रॉपर फॉर्म होनी चाहिए। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इनटू फंक्शन प्लस सी, ये इंटीग्रल इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इस इंटीग्रल के अंदर देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स है, ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स इंटू 1 प्लस tan x है, इस इंटीग्रल का नाम रख लो i। तो क्या करोगे, इस सीकेंट एक्स को अंदर ले जाओ, देखो क्या दिखाई देगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, सीकेंट एक्स को जैसे ही अंदर लेकर जाओगे सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू tan x, ये बन गया। अब देखो इसको ध्यान दें, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू tan x, तो सीकेंट एक्स ये हो गया फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ, सीकेंट एक्स इंटू tan x। तो अब बन गया प्रॉपर फॉर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू tan x। तो क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस सी, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस सी, ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास बी। तो ये था आपके पास 8th क्वेश्चन। उसके बाद देखो आप 9th क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रल का। क्या है आपके पास, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 5x dx, इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। अब ये आपके पास प्योरली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े आपने, वहां से हमने आपको बोला था देखो इंटीग्रल के अंदर आपके पास काफी सारी एक्सरसाइज हैं, हमने आपको बोल रखा है 4 एक्सरसाइज, वहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जरूर दिखाई देगा। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एक पार्शियल फ्रैक्शन, और एक है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। इस पेपर में भी आप देखोगे एक तो ये क्वेश्चन आया है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से। तो प्रॉपर्टी क्या है ये, जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आना है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0, कब, इफ फंक्शन इज एफ एक्स इज ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन है, अगर ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो माइनस ए से ए, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ओड फंक्शन का कैसे पता लगेगा, ओड फंक्शन के लिए वैसे तो ये प्रॉपर्टी चेक करनी है आपने, फॉर ओड फंक्शंस, बेसिक प्रॉपर्टी तो ये है आपके पास, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो उस फंक्शन को क्या बोलोगे आप, ओड फंक्शन। जो ओड फंक्शन है वो माइनस को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है।
तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके ना आप किसी भी फंक्शन के बारे में चेक कर सको वो ओड फंक्शन है या नहीं है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के केस में आपने ध्यान रख सको कि सिर्फ 2 फंक्शन आपके इवन है, 4 फंक्शन क्या है ओड। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 6 में से आपके पास कोस थीटा और जो सीकेंट थीटा है ये तो है इवन फंक्शन, और बाकी साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये चारों फंक्शन क्या है आपके पास ओड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक को तो आप ऐसे चेक कर लोगे, कोस और सीकेंट है इवन, बाकी चारों हैं ओड। जो पोलिनोमियल है वो पावर पे डिपेंड करेंगे, पोलिनोमियल जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो वो पावर पे डिपेंड करेंगे। इवन पावर है तो इवन फंक्शन, ओड पावर है तो ओड। अब साइन तो ओड है, ठीक है, साइन क्या है ओड है, उसकी पावर देखनी है आपने। अगर ओड फंक्शन की पावर ओड है तो जो आपका एग्रीगेट फंक्शन है वो भी क्या मिलेगा आपको ओड, और अगर ओड फंक्शन की पावर अगर इवन हो जाए तब क्या बन जाएगा वो इवन, क्योंकि साइन फंक्शन क्या है ओड, और ओड की पावर ओड, ओड फंक्शन की पावर ओड है, ओड फंक्शन और उसकी पावर अगर ओड है तो वो किसके इक्वल मिलेगा आपको ओड फंक्शन। तो साइन क्या था ओड, ओड की पावर ओड, क्या मिलेगा आपको ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन का इंटीग्रल क्या मिलेगा आपको माइनस ए से ए 0। ठीक है, कंसेप्ट के साथ तैयार होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, सीधा आंसर 0 भी आप लिख सको दे, लेकिन आपको इवन ओड का पता होना चाहिए। ओड फंक्शन क्या है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कोस और सीकेंट है इवन फंक्शन, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है ओड, ओड फंक्शन की पावर ओड क्या मिलेगा ओड। अगर ओड फंक्शन की पावर इवन कर दोगे तो क्या बन जाएगा वो इवन फंक्शन। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि एग्जाम में ओड के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, वैसे इसका दूसरा पार्ट भी है इवन के लिए, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन आने के काफी कम चांसेस हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना आपने। ओड इंटीग्रल है माइनस ए से ए, ओड फंक्शन का इंटीग्रल क्या मिलेगा आपको 0। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, डायरेक्ट सोल्व करना काफी मुश्किल है, प्रॉपर्टी का ही यूज आपने करना है। और डेफिनेट इंटीग्रल में आप कोशिश करोगे कि प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करो, मोस्टली क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड ही मिलेंगे आपको डेफिनेट इंटीग्रल के। तो ये था आपके पास 9th क्वेश्चन, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपका 0। 10th क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। अब वैसे तो आप चाहो तो देखो सर्कल का एरिया है, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और एरिया ऑफ सर्कल आपने पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में, एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ है पाई आर स्क्वायर, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 2 को क्या लिखो आप √2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपके पास सर्कल की इक्वेशन, और सर्कल की रेडियस कितनी है r स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे रेडियस कितनी आ गई आपके पास है √2, रेडियस है √2, तो एरिया क्या होगा एरिया पाई आर स्क्वायर पाई √2 का स्क्वायर, यानी कि 2 पाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो आंसर तो आपका डी आ जाएगा। तो ये तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे काम कर सको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वैसे प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी तरीके से सोल्व करो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन करके ना आप निकल सको, लेकिन एक्चुअल में इसका जो टारगेट था ये क्वेश्चन इसने डेफिनेट इंटीग्रल से डाला था, वहां से सोल्व करना था आपने। तो अगर आप वो कंसेप्ट यूज करोगे तो ये क्या है एक सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर क्या है 0 0, रेडियस कितनी है √2। तो अगर इसको आपने सोल्व करना चाहो आप इस क्वेश्चन को, तो इसको सोल्व कैसे करोगे, एक सर्कल बनाओगे आप जिसकी रेडियस कितनी है √2, तो ये तो बन गया आपके पास सर्कल। तो आपने इस सर्कल का एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे, रेडियस कितनी है √2, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा 0 से √2, ये पॉइंट हो गया √2, 0 से √2 तक इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। प्रोसेस तो ये है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है आपके पास। सब्जेक्टिव की तरह अगर आप सोल्व करना चाहो तो ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट आप करो तो यहाँ पे ऐसे भी सोल्व कर सको। तो इसके अंदर आपका जो इंटीग्रल है वो क्या मिलेगा आपको, अगर आप देखोगे आई इंटीग्रल 0 से √2 तक इंटीग्रल करोगे y dx, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का इंटीग्रल है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि आपने पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इंटीग्रल का यूज करना चाहो तो ऐसे भी यूज कर सको। ठीक है,
0 से √2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटीग्रल करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। y की वैल्यू कहां तक निकालोगे? y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो आप लॉन्ग प्रोसेस यूज करने तो ये यूज कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट कर लो, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ सर्कल की जगह पाई आर स्क्वायर, रेडियस का आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लोगे। तो ये था आपके पास 10th क्वेश्चन। उसके बाद ऑर्डर और डिग्री, ये काफी आसान क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। ऑर्डर का मतलब क्या है? मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया है। यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव किया है, यहाँ पे 2 बार, तो मैक्सिमम कितनी बार किया है? 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? 2। और डिग्री क्या है? जहां से ऑर्डर मिल रहा है उसकी हाईएस्ट पावर। ऑर्डर यहाँ से मिल रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ऑर्डर हो गया इसका 2, डिग्री कितनी होगी? 1। जहां से ऑर्डर मिल रहा है वहीं से डिग्री मिलेगी आपको, ठीक है। तो ऑर्डर आ गया 2, डिग्री आ गई 1। पहले ऑर्डर है, डिग्री बाद में है, तो 2 1 आंसर आओगा। देखो एक ऑप्शन है 1 2 और एक है 2 1, तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पहले ऑर्डर है तो आंसर में पहले ऑर्डर लिखना है, डिग्री बाद में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? dy बाई dx का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। हर एक टर्म को x से डिवाइड कर दो, तो ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, dy बाई dx। हर एक टर्म को x से डिवाइड करोगे, तो ये तो आ गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करोगे? इसको कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन के साथ, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? -1/x। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल है? इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ऑफ p। तो p का इंटीग्रल करो, -1/x का इंटीग्रल, -1/x का क्या होगा? log x। अब प्रॉपर्टी यूज करोगे, लोगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करो। जो मल्टीपल है वो किस में चला जाओगा? पावर में। लोगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करोगे, माइनस किस में चला जाओगा? पावर में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जाए एक्सपोनेंशियल ऑफ log x की पावर -1। तो ये प्रॉपर्टी है लोगरिथमिक फंक्शन की, जो चीज log के मल्टीप्लाई में है वो वेरिएबल की पावर में चला जाओगा आपके पास। ये प्रॉपर्टी आपने यूज की थी इंटीग्रल लोगरिथमिक फंक्शन की, n log m किसके इक्वल होगा? log m रेज टू की पावर n। ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। एक्सपोनेंशियल और log दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आंसर क्या बच गया? x की पावर -1। x की पावर -1 लिखो या 1/x, तो x की पावर -1 लिखो या 1/x, ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहला काम रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ p, p का इंटीग्रेशन करना है, सिंपलीफाई कर लो। लोगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करनी है, लोगरिथमिक फंक्शन प्रोडक्ट को पावर में कन्वर्ट करते हैं, पावर को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को पावर में। तो ये हो जाएगा आपके पास 12th सम। उसके बाद 13th क्वेश्चन आपका वेक्टर से रिलेटेड है। तो क्या दे रखा है आपको 13th सम में? डिटरमिनेंट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दे दिया 3, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया, ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, तो आपको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। अब सबसे पहले ए क्रॉस बी किसके इक्वल था? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। क्रॉस प्रोडक्ट क्या था? यूनिट क्रॉस प्रोडक्ट क्या था आपके पास? एक वेक्टर क्वांटिटी थी जिसका मैग्नीट्यूड यहां से मिलेगा, ये तो आपको देगा मैग्नीट्यूड, और ये आपको देगा डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या होगी यूनिट वेक्टर की? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। ये आपने वेक्टर में अच्छी प्रकार से डील किया था। तो अब इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब ये बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, तो ए और बी के बीच में एंगल निकालो। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1। तो आप लिखोगे सिंस ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1। और यहां से कितना आ गया मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। बस ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको? 3। बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? √2/3 साइन थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2, और साइन की वैल्यू 1/√2 देख लो टेबल 10वीं क्लास में देखिए 45 डिग्री यानी कि π/4।
आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/4, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया है। उसके बाद ए और बी दो वेक्टर क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, दोनों का मतलब क्या है, सेम। ऑर्थोगोनल बोलो या परपेंडिकुलर, दोनों का मतलब क्या है, सेम। अब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट की होगी 0। आप लिखोगे सिंस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी कितना आ जाएगा 0। करो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है आई की आई के कंपोनेंट के साथ। आई का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे 1, 2 की 1 के साथ प्रोडक्ट 2, लैम्डा की 2 के साथ 2 लैम्डा, के का कोफिशिएंट 1, 1 की 3 के साथ 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 लैम्डा की वैल्यू आएगी -5, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -5/2, ये आ जाएगा आंसर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2। तो आपको परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज कर लिया। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट की होगी 0। परपेंडिकुलर की जगह आप ऑर्थोगोनल वर्ड भी यूज कर सकते, दोनों का मतलब क्या आपके पास है, सेम। तो ये था आपके पास 14th क्वेश्चन। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन स्पेस। देखो आपने प्लेन के अंदर देखा है, प्लेन में क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट के होगा 0, वो तो प्लेन की बात है। लेकिन जब आप स्पेस की बात करोगे, स्पेस के अंदर 3 एक्सिस आएंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जब आप स्पेस में एक्स एक्सिस की बात करोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड दोनों कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे आपको 0। तो अगर सिर्फ आप प्लेन की बात करोगे तो y इक्वल टू 0 आओगी एक्स एक्सिस की इक्वेशन। लेकिन अगर आप बात करो स्पेस की तो एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट भी 0 मिलेगा और z कोऑर्डिनेट भी क्या मिलेगा आपको 0। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा y, ये डी ऑप्शन आ जाएगा। y की वैल्यू भी 0 है, z की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0 एक्स एक्सिस के ऊपर। ऐसे ही अगर y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू भी 0, z की वैल्यू भी 0। 16th ऑब्जेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी किसकी है, इवन प्राइम नंबर की। व्हेन ए पेयर ऑफ डाई आपने फेंके है, जब आप पेयर ऑफ डाई फेंकोगे तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम आओगे, एक बार डाई फेंकोगे 6, 2 बार फेंकोगे तो आउटकम्स की क्या करनी है, प्रोडक्ट। 6 और 6 की प्रोडक्ट क्या होगी 36, टोटल आउटकम तो होंगे 36। सैंपल स्पेस कुछ ऐसा दिखाई देगा, पहले भी कई बार देखा है। वन आप एक पेयर ऑफ डाई को आप रोल करोगे तो आपके पास टोटल आउटकम मिलेंगे 36, ऐसे ऐसे कंप्लीट आप बना उसको। लेकिन आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, इवन प्राइम नंबर। 2 सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर क्या है, ओड। तो आपसे पूछा गया है इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों डाई के ऊपर इवन प्राइम नंबर यानी कि 2 2 होना चाहिए। 2 2 के फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम कितने हो गए 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/36। तो काफी आसान क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए इवन प्राइम नंबर क्या है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या है, ओड। तो ईच डाई के ऊपर दोनों के ऊपर 2 2 होने चाहिए। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम, टोटल 36। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1/36। ये था आपके पास 16th क्वेश्चन। उसके बाद तो आप 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या है आपके पास, एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है आपके पास। आपने क्या करना है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने ध्यान रखना है विदाउट रिप्लेसमेंट गिवन है या विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल। आपने क्या करना है, एग्जैक्टली 1 रेड बॉल की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। 5 आपके पास रेड है, 3 है ब्लू। आपने क्या करना है, 3 गेंद निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको एग्जैक्टली 1, एक गेंद कैसी होनी चाहिए, रेड। इसका मतलब क्या है, बाकी 2 कैसी होंगी आपके पास, ब्लू। अब जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हो तो आपने क्या करना है, गेंद को जब आप सिलेक्ट करोगे कॉम्बिनेशन का आपने यूज करना है। बिल्कुल आसान हो गया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। चलो पहले टोटल आउटकम देखो, टोटल गेंद कितनी है 5 तो रेड, 3 ब्लू, टोटल कितनी होगी 8। 8 में से निकालनी कितनी है 3, तो कितने हो जाएंगी 8C3। कॉम्बिनेशन यूज करोगे विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में। तो 8 में से 3 तो आपने गेंद निकालनी है, तो हो गए टोटल आउटकम। अच्छा फेवरेबल, फेवर में कितने हैं, रेड बॉल कितनी होनी चाहिए 1, टोटल रेड बॉल कितनी है आपके पास 5। 5 में से 1 तो रेड बॉल निकालोगे, और क्या निकालना है आपने, इनटू 2 आप निकालोगे
ब्लू, क्योंकि 3 गेंद निकालनी है। तो अगर रेड 1 है तो ब्लू कितने हो जाएंगे आपके पास? 2। और क्योंकि एक तो रेड बॉल निकालनी, अब तक काम कंप्लीट नहीं होया, जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा प्रोडक्ट का साइन लगेगा आपके पास। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है कि कब प्रोडक्ट यूज करोगे, कब एडिशन। जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट लगेगी क्वेश्चन में, और एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके हैं, तो आप क्या यूज करोगे? एडिशन। तो यहाँ पे एक गेंद निकाली आपने, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि टोटल गेंद निकालनी आपने 3। एक निकाल ली रेड, फिर 2 आपने निकाल दी ब्लू, टोटल गेंद कितने निकालनी है? 3। 8C3। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, आपने क्या करना पड़ेगा? जब भी आप गेंद निकालोगे कॉम्बिनेशन का आपने यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन आप सोल्व कर सको, फॉर्मूला है आपके पास कॉम्बिनेशन को सोल्व करने का। वैसे तो NCR का पता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला यूज करके ना कैलकुलेशन आप सोल्व कर सको। ठीक है, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, 2 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड विद रिप्लेसमेंट। अब की बार क्या है ये? विद रिप्लेसमेंट, मतलब पहले एक कार्ड निकाला, उसको वापस कर दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला। ठीक है, और दोनों कार्ड क्या होने चाहिए आपके पास? क्वीन। ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। जब भी आपके पास विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपके पास डिपेंडेंट इवेंट या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपने यूज करना पड़ेगा। अब देखो क्या है आपके पास, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? क्वीन। प्रोबेबिलिटी दोनों की दोनों क्वीन, फर्स्ट भी क्वीन सेकंड भी क्वीन, क्यू फॉर क्वीन। फर्स्ट कार्ड भी क्वीन होना चाहिए, सेकंड भी होना चाहिए क्वीन। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो कोई जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। क्वीन के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4, टोटल आउटकम 52। विद रिप्लेसमेंट का केस है तो आउटकम की संख्या चेंज नहीं होगी। दूसरे जब कार्ड निकालोगे तब भी आपके पास फेवरेबल आउटकम कितने मिलेंगे? 4, टोटल 52। कैलकुलेशन कर लियो, 169 आ जाएगा आंसर। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी के आसान आसान क्वेश्चन थे। उसके बाद देखो 19th और 20th, ये जो आपके पास सेक्शन है ये नया सेक्शन है जो कि कोरोना के बाद ऐड हुआ है, और काफी अच्छा सेक्शन है ये। 2 सेक्शन ऐड हुए हैं आपके पास, एक तो है आपके पास असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके सब्जेक्टिव हैं 4-4 नंबर के, जो कि लास्ट का सेक्शन है आपका। तो दोनों ही बिल्कुल नए सेक्शन हैं। क्वेश्चन इनके अंदर आसान ही मिले हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या रहा बच्चों के लिए, क्योंकि इनके आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी की जो आप बुक देखोगे वहां पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, केस स्टडी के क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आसान ही है, लेकिन क्योंकि बुक में नहीं है, नई चीज है, इसलिए बच्चे क्या करें, कई बार जैसे ही स्टेटमेंट देखेंगे बच्चे स्टेटमेंट देखकर ना घबरा जाए। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लूज कर जाए, फिर गलती कर जाए क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब जब आप असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो पहले हम उनके लिए आप डिस्कशन कराएंगे, उसके बाद केस स्टडी के लिए कैसे आपने चीजों को थिंक करना है, हाउ टू थिंक और हाउ टू सोल्व, कैसे आपने इनके बारे में सोचना और कैसे सोल्व करना है, वो आप 1 बाय 1 डिस्कस करोगे। तो जैसे अगर आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या मिलेगा आपके पास? आपके पास 2 स्टेटमेंट मिलेगी, एक तो असर्शन और एक रीजन। आपने चेक करना है दोनों स्टेटमेंट की ट्रू वैल्यू, कि जो स्टेटमेंट ए है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद जो स्टेटमेंट बी है उसके बारे में भी चेक करना है कि जो स्टेटमेंट आपको दे रही है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, क्या दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं या दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रही। उसी के बेस के ऊपर हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको असर्शन रीजन वाले में। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा हमेशा बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आप ए और आर, असर्शन और रीजन की क्या करोगे, ट्रू और फॉल्स, इसको चेक करोगे। फिर आप दोनों के बीच में रिलेशन चेक करोगे। अगर दोनों ट्रू हैं, ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है, और जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है, फिर तो आपका आंसर आएगा ए। अगर दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू हैं, लेकिन जो आर है वो उसका ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिर आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। सी और डी काफी आसान है, ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी ऑप्शन लगाओगे, ए फॉल्स है आर ट्रू है तो डी ऑप्शन लगाओगे। देखो 4 ऑप्शन में से सी और डी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस आप ए और आर की ट्रूथ वैल्यू चेक कर लो, ट्रू है फॉल्स है। तो अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, फिर तो सी या डी में से ऑप्शन आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ही आसान है। दिक्कत आओगी आपको ए और बी ऑप्शन में।
जब दोनों ट्रू है और आपने चेक करना है कि क्या आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, यहां पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाए आपके पास। तो आइए एक बार क्वेश्चन देखो, उसके बाद इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको भी हम, इसके जो काफी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर, असर्शन रीजन के और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ताकि आप जो फाइनल एग्जाम है उसके अंदर इन दोनों सेक्शंस को इजीली कवर कर सको। तो आपके पास देखो, जैसे 19th क्वेश्चन है असर्शन, असर्शन के लिए ए यूज करोगे, रीजन के लिए आर। असर्शन क्या है कि एक रिलेशन है, रिलेशन के अंदर ऐसे पेयर उठाने हैं जिनका डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, लेस देन 2। किस सेट के ऊपर डिफाइंड है, ए सेट दे दिया 1 2 3 4 5, एलिमेंट यहां से उठाने हैं, इज रिफ्लेक्सिव। तो असर्शन में क्या है कि जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। और रीजन क्या है, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ for A B belongs to R and BC belongs to R, we have AC belongs to R। ये बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव की ये प्रॉपर्टी है। तो आपने देखो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके पास जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपने 3 प्रॉपर्टी चेक की है रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था कि अगर सारे डबलेट रिलेशन के अंदर है तो वो रिलेशन की होगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन थी आपके पास, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सेम एलिमेंट सेम के साथ रिलेटेड होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, डबलेट। यानी कि अगर आप हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे 1 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 4 4 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 5 5 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो अब यहां पे देखो ऐसे एलिमेंट रिलेटेड होंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा, लेस देन 2। अब देखो ए रिलेशन में कब जाऊंगा, जब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, लेस देन 2। अब देखो ए माइनस ए, सेम एलिमेंट का सेम के साथ डिफरेंस कितना आ गया, 0, और 0 क्या है, लेस देन 2। तो सेम एलिमेंट की सेम के साथ डिफरेंस लोगे कितना होगा, 0, और 0 क्या है, लेस देन 2। और जिनका डिफरेंस लेस देन 2 है वो सारे के सारे पेयर कहां चले जाओगे आपके पास, रिलेशन में। जैसे 1 का 1 के साथ डिफरेंस ले कितना होगा, 0, 2 का 2 के साथ डिफरेंस ये भी 0, 3 का 3 के साथ डिफरेंस भी 0, 4 का 4 के साथ डिफरेंस भी 0, 5 का 5 के साथ डिफरेंस भी क्या जगह 0। इसका मतलब सारे डबलेट रिलेशन में है, तो ये रिलेशन की जगह आपका रिफ्लेक्सिव है। ए तो हो गया ट्रू। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी इसने बोल रखी है ये रिफ्लेक्सिव की नहीं है, ये ट्रांजिटिव की है। रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये प्रॉपर्टी चेक करनी है आपने, ये है रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी। और जो इसने बोल रखा है ये किसकी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव की। इसका मतलब जो ए है, ए तो आपका ट्रू है, आर क्या है आपका फॉल्स। तो यहाँ पे तो आंसर देना बिल्कुल आसान है। 4 में से एक ऑप्शन जहां ए ट्रू है आर फॉल्स है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 19th क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका सी। तो जब भी दोनों में से एक ट्रू है एक फॉल्स है तब तो आंसर देना बिल्कुल आसान है। ए ट्रू था आर फॉल्स था, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 20th सम देखो, असर्शन क्या है कि 2 लाइंस है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। एंगल बिटवीन 2 लाइंस आपने पढ़ रखा है, जो आपका 3D चैप्टर था वहां पे पढ़ा था आपने, एंगल बिटवीन लाइंस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो क्या ये लाइन सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। क्या ये लाइन मतलब आपकी जो लाइंस की 2 फॉर्म पढ़ी थी आपने, एक तो वेक्टर फॉर्म और एक है कार्टेशियन फॉर्म। क्या ये कार्टेशियन फॉर्म में है, बिल्कुल है। कार्टेशियन का मतलब है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म तो है। तो एंगल कहां से निकालोगे, यहां से। ये हो गया A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो यहां से देखो A1 B1 C1, A2 B2 C2, तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, इसके साथ प्रोडक्ट 2, इसके साथ 10, इसके साथ -12। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 प्रोडक्ट का सम कितना आ गया, 0। जैसे ही A1 A2 B1 B2 C1 C2 की प्रोडक्ट का सम 0 आ गया, सो लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम या डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम 0 आ जाए तो लाइंस की हो जाएंगी परपेंडिकुलर। तो ए तो है आपका ट्रू।
नेक्स्ट है आर, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या है, डेफिनेशन बता दो आपने स्क्यू लाइंस की। स्क्यू लाइंस क्या है, ऐसी लाइन है स्पेस के अंदर जो कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल नहीं है और ना ही क्या है वो इंटरसेक्टिंग। नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। वैसे आपने देखो प्लेन के अंदर, अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया, स्पेस की बात की है। प्लेन के अंदर अगर आप बात करोगे, जैसे ये प्लेन है, बोर्ड आपका क्या है, प्लेन है, तो प्लेन के अंदर या तो दो लाइंस पैरेलल मिलेंगी, ये लाइन होगी L1, ये होगी L2। अगर आप प्लेन की बात करोगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर दो लाइंस, ये हो गया L1 और ये हो गया आपके पास L2। प्लेन के अंदर दो पॉसिबिलिटी है लाइन के पास, या तो वो पैरेलल हैं या फिर क्या है, इंटरसेक्टिंग। लेकिन जब आप स्पेस की बात करोगे, स्पेस में आपके पास ऐसा पॉसिबल है कि लाइन पैरेलल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होंगी, वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलोगे आप, स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन क्या है, ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल और ना ही इंटरसेक्टिंग, उनको क्या बोलोगे, स्क्यू लाइंस। ये 3D की आपकी स्पेस की लाइंस है। अगर आप देखना चाहो तो कैसे देखोगे, सपोज करो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन देखो अलग अलग, अलग अलग प्लेन के अंदर है दोनों लाइन, एक लाइन ये होगी एक लाइन ये दोनों लाइन ना ही तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और ना ही ये लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि दोनों लाइन क्या है आपके पास, अलग अलग प्लेन के अंदर है। तो ऐसी लाइंस को आप क्या बोलोगे, स्क्यू लाइन। नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, ये क्या बोल रहे हैं, स्क्यू लाइन आर द लाइन इन डिफरेंट प्लेन विच आर पैरेलल, पैरेलल नहीं होंगी वो, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग। तो ये रिजल्ट हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सी। ठीक है, स्क्यू लाइन जो आपका, आपने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3D का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो नहीं लाइंस के बीच में, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपके पास स्क्यू लाइंस के बारे में ही आप डिस्कशन करोगे वहां पे। तो ये थे आपके पास सेक्शन ए के क्वेश्चन, जिसके अंदर आपने दो क्वेश्चन असर्शन रीजन, यानी कि नया जो सेक्शन है आपका, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसी प्रकार के असर्शन रीजन के कुछ और क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आपके, यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिससे कि इसके अलग अलग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप डिस्कस करो, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के अंदर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। उनकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, एक असर्शन रीजन की और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके मेन जो क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के उनकी। लेकिन पहले हम सिर्फ एक बार जो आपका क्वेश्चन पेपर है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपका 5 तारीख को प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, पहले उसकी तैयारी आप करोगे। उसके बाद देखो सेक्शन बी। सेक्शन बी भी इसके अंदर आपके पास क्या है, 21st क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। आपको दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी, रियल से रियल के ऊपर डिफाइंड है। एफ फंक्शन का काम क्या है, साइन को अप्लाई करना है, और जी फंक्शन का काम क्या है, स्केयर करना है। जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्केयर। जी तो फंक्शन स्केयर का काम करेगा और एफ साइन अप्लाई कर देगा। तो आपने क्या करना है, दो चीज फाइंड आउट करनी है। एक तो एफ कंपोजिशन, जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, ये ऑपरेशन है, जैसे आपने फंक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, ऐसे ही दो फंक्शन की कंपोजिशन है। अब कंपोजिशन को कैसे सोल्व करोगे, बिल्कुल आसान चीज है, एफ कंपोजिशन जी एक्स। तो इसको सोल्व कैसे करना है, एफ ऑफ जी एक्स, कंपोजिशन को ऐसे सोल्व करोगे। क्या आपने ध्यान रखना है, कंपोजिशन एक ऑपरेशन है फंक्शंस के ऊपर, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ऐसे ही फंक्शंस की क्या है, कंपोजिशन। तो ये प्रॉपर्टी लगेगी कंपोजिशन की। देखिए इसके इक्वल हो जाएगा एफ, जी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, जी एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर, और एफ एफ एक्स अगर साइन एक्स के इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को जगह, एफ का काम क्या है, साइन को अप्लाई करना। एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, यो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो आ गया एफ कंपोजिशन जी। ऐसे ही जी कंपोजिशन एफ निकालो, जी कंपोजिशन एफ, ये कोई जगह जी ऑफ एफ एक्स, कंपोजिशन यूज कर ली जी एफ एक्स। एफ एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल, और जी का काम क्या है, जी का काम क्या है, स्क्वायर करना। जी फंक्शन क्या काम कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या कर देगा इसका, स्क्वायर। अब देखो एफ कंपोजिशन जी क्या हो गया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, जी कंपोजिशन एफ, ये किसके इक्वल हो गया, साइन एक्स का स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये है एक्स स्क्वायर, ये है एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ये एंगल का, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है।
यहाँ पे एंगल का स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है। सो एफ कंपोजिशन जी एक्स इन जनरल जी कंपोजिशन एफ एक्स के इक्वल नहीं है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जैसे आपने मैट्रिक्स के अंदर भी देखा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ऐसा ही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ जरूरी नहीं कि इक्वल मिलेंगे आपको, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस आपने कंपोजिशन सोल्व करनी आनी चाहिए और जो फंक्शंस के जो काम है वो आपको अच्छी प्रकार से करने आने चाहिए। जैसे एफ का काम है साइन को अप्लाई करना, जी का काम है स्क्वायर करना, बस ये काम आपने करना है, कर दोगे। या तो एक कंपोजिशन वाला कर लो, अगर इसमें दिक्कत है तो आप इसका और में है एक पार्ट और वो कर सको, वो भी काफी आसान है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखा दूसरा पार्ट, इससे भी काफी ज्यादा आसान, cos इनवर्स 1/2, इससे आसान तो क्या क्वेश्चन मिलेगा आपको, 2 टाइम साइन इनवर्स 1/2। अगर इस पार्ट में दिक्कत है तो ये पार्ट कर लो। इनवर्स फंक्शन सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आईटीएफ के अंदर जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, एंगल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, एंगल। जैसे अगर यहाँ पे आप बात करोगे कोस इनवर्स 1/2, तो इनवर्स का मतलब क्या है, एंगल, वो एंगल जिसके ऊपर कोस की वैल्यू 1/2 है। अब टेबल आपने 10वीं क्लास में पढ़ाई थी, 10वीं क्लास में आपने देखा है कि कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे है, 60 डिग्री के ऊपर, लेकिन डिग्री में यूज नहीं करोगे, यहाँ पे एंगल किस में यूज करना है आपने, रेडियन में। तो कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ है, 60 डिग्री, रेडियन में क्या लिखोगे, π/3 प्लस 2 टाइम। अब साइन 1/2 साइन इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या है, एंगल, वो एंगल जिसपे साइन की वैल्यू कितनी है 1/2, वो एंगल जिसपे साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री, 30 डिग्री को क्या लिखोगे, π/6। इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा आंसर, 2π/3। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, 2 नंबर का। इससे आसान क्वेश्चन तो क्या मिलेगा आपको, कर लोगे, ये करो या फिर ये करो, आपकी मर्जी है, इंटरनल चॉइस दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22, वो इनसे भी आसान है। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ए मैट्रिक्स क्या दे दी, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे। ए मैट्रिक्स दे रखे हैं और वेरीफाई क्या करवाना है आपने, वेरीफाई करवा दो ए ट्रांसपोज इनटू ए इसके इक्वल आइडेंटिटी इक्वल, ये प्रूव करना है। ये भी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल, आइडेंटिटी इक्वल। कैसे करोगे, ए मैट्रिक्स देख के ए ट्रांसपोज निकाल दो, ए ट्रांसपोज की जगह फर्स्ट रो का बना दियो फर्स्ट कॉलम कोस थीटा साइन थीटा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। अब ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इंटू ए क्या है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। कर दो प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या जगह, कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है 1, साइन ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 1। तो ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, राइट हैंड साइड के पास आप पहुंचे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था मैट्रिक्स का। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपने। क्या है, डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का। ये दे दिया आपको एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कोई भी फंक्शन मान लिया आपने, ये दे दिया टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स। ये है, आपने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। अब आपने बच्चों इसकी में जल्दबाजी नहीं करनी इस क्वेश्चन में, कहीं पहले सीधा डेरिवेटिव करने लग जाओ। पहले टेन इनवर्स का कर दो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर रूट का करो, फिर कोसेंट रूल। हाँ, निकालने को तो निकल तो जाएगा क्वेश्चन,
लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। इनवर्स वाला क्वेश्चन है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करके ना। तो काफी आसान प्रॉपर्टीज थी। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करो, पहले हम सिंप्लीफाई करांगे, बाद में इसका डेरिवेटिव करांगे। तो क्या करोगे, tan इनवर्स हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कोस, प्लस 1 क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला था। बीच में माइनस साइन है तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट होगा, और प्लस साइन है तो कोस इनवर्स में। एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ, तो माइनस टू की जगह 2 टाइम्स साइन इनवर्स, साइन 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, प्लस है तो कोस में 2 टाइम कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 से 2 कैंसल, साइन बाई कोस की हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x बाई 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसल, तो fx की वैल्यू कितनी आ गई, x बाई 2। तो सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करोगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, अब डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब कर दो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो बिल्कुल आसान है, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या जाओ 1, आंसर क्या जाओ 1 बाई 2। तो डेरिवेटिव तो बिल्कुल आसान था, डेरिवेटिव में तो कुछ करना था आपने, मेन काम था इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन रहेगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ना। हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करो, क्वेश्चन को आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, हाफ एंगल फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड मिलेंगे। जैसा आप देख भी रहे हो कि 2024 में कितना आसान क्वेश्चन आया था फॉर्मूला बेस्ड। उसके बाद देखो 24 सम, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। आपने वेरीफाई करवाना है कि जो ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, या तो आप एक काम कर सको, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो और ये आंसर निकाल दो, या आंसर को आप सिंप्लीफाई करो, या यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। आप सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सको, या डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन भी निकाल सको, आपकी इच्छा है। आप एक करेंगे इस सॉल्यूशन का यूज करके ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई, सॉल्यूशन का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, ये चीज आपको दे रखी है, आपने प्रूव करनी है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई dx, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, log y, log का डेरिवेटिव 1 बाई y, और y का डेरिवेटिव की जगह dy बाई dx, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब क्या करना आपने, यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो, dy बाई dx वाली टर्म एक साइड कर लो, बाकी दूसरी टर्म इसको लेफ्ट में उठा लियो, x इंटू dy by dx minus 1 by y into dy by dx is equal to minus y, dy by dx कॉमन ले लियो, क्या बच गया, x minus 1 by y is equal to minus y। तो यहां से इसको सोल्व कर लियो, y x y minus 1, तो यहाँ तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस के वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई माइनस 1, ये हो गया। अब एक काम करो, प्रूव क्या करना है, वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये अंदर जाएगा ना 1 माइनस एक्स वाई, यही तो प्रूव करना था, dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन को लेकर चलोगे, यहां से इसको डेरिवेटिव करके ना डिफरेंशियल इक्वेशन बना दोगे। तो दो तरीके हुए हैं, या तो सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन के पास पहुंचो, या डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन के पास। आप डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन के पास भी जा सको, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के तीन तरीके थे आपके पास, एक था वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा था होमोजेनियस इक्वेशन वाला, और तीसरा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे आपसे, होमोजेनियस भी नहीं है, तो आपने यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके ना फिर आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, मर्जी आपकी है। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो दूसरी फॉर्म थी dx by dy, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सको आप इसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, dx by dy इज इक्वल टू समथिंग या प्लस
पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर ना सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सको, यही सोल्यूशन मिलेगा। तो इच्छा आपकी है डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सको या सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सको, जो भी आपको आसान लगे वो आप काम कर। ठीक है, तो ये था आपके पास 24th क्वेश्चन। इसमें भी और में भी है क्वेश्चन, अगर इस पार्ट में कोई दिक्कत है आपके पास तो आप दूसरा पार्ट भी कर सको इसका एक। और में क्या दे रखा आपको, वो काफी आसान है, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन क्या है। इसमें आप वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक यूज कर सको, dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो बस वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक यूज करो, सिंप्लीफाई कर लो। 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट कर दिए, अब करोगे इंटीग्रेशन 1 by 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan z इनवर्स y 1 का x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 प्लस c। तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन। वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक का यूज करके ना सॉल्यूशन निकाल लो। तो आपकी मर्जी है ये क्वेश्चन भी सोल्व कर सको या फिर चॉइस वाला देते हैं वो भी कर सको। तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगा वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको, वैसे दोनों आसान ही थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। आपने क्या करना है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, काफी ज्यादा आसान है। 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये किसके इक्वल दे रखी है आपको, 5/13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, ये दे रखी है आपको 2/5। ये चीज आपको दे रखी है 25th सम में। टू फाइंड आउट क्या करना है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज फाइंड आउट करनी है यूनियन की प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, लोअर क्लासेस में पढ़ा आपने फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी यहां से निकालोगे, देखो सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो है आपके पास 5/13। अच्छा यहां से देखो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 5/13, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 5/26। अब ए की प्रोबेबिलिटी है, बी की प्रोबेबिलिटी है, इंटरसेक्शन की और चाहिए आपने, इंटरसेक्शन की यहां से निकालोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड कितना है, 2/5। तो फॉर्मूला यूज करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर लिया आपने, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे डिवाइड में, दूसरी साइड जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये कितना आ गया, 2/13। अब आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी है, बी की प्रोबेबिलिटी है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, तो निकाल लो ए यूनियन बी की। फॉर्मूला में यूज करो, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, ए की है 5/26, बी की कितनी है 5/13, इंटरसेक्शन की कितनी है 2/13। तो 26 आ जाएगा एलसीएम, 5 10 माइनस 4 कितना आ गया 11/26। ये आ जाएगी आपके पास ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। काफी आसान क्वेश्चन था आपके पास, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने +1 क्लास में भी प्रोबेबिलिटी में देखे हैं। ठीक है, हाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये जो सेक्शन है आपने +2 क्लास में देखा। तो ये था आपके पास 25th क्वेश्चन। इसके साथ आपका सेक्शन बी हो गया कंप्लीट। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।